जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जी। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल जो CSS 2023 का एग्ज़ाम अभी हुआ है, इसके अंदर इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर हमारे पास आया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो उसके ऊपर एनालिसिस के लिए जो है एक छोटी सी काविश है, एक छोटी सी वीडियो है, तो वो हम जो है उसके ऊपर बात करने लगे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल का जो इस बार 2023 के अंदर पेपर हमने देखा, इसके अंदर ओवरऑल 100 मार्क्स का ही सब्जेक्ट है ये हमारे पास। अब इसके अंदर जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट है उसको अगर हम देखें तो इन टोटल आपको 4 सवाल जो है वो करने थे, और जितने भी सवाल इस बार जो है इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर पूछे गए, हर सवाल जो है वो 20 नंबर के ऊपर जो है वो मुश्तमिल था। 1 बाय 1 अगर हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करें कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना था, या सवाल कैसे रिपीट हुआ है, या उसकी क्या नेचर थी, या किस चैप्टर से उसका ताल्लुक था, तो सबसे पहला जो सवाल है इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल के अंदर जो पूछा गया, दैट वाज अबाउट कि जी उसने पूछा डिस्कस इन डिटेल द सेलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1997। अब ये 20 नंबर का सवाल था, और इस सवाल की अगर थोड़ा सा नेचर को समझें, थोड़ा सा इसके चैप्टर्स की अगर देखें, तो ये सवाल जो है हमारे सिलेबस के अंदर जो एरिया नंबर 6 है या चैप्टर नंबर 6 है, वहाँ से बेसिकली सवाल को पिक किया गया। तो ये सवाल जो था जिसमें सेलेंट फीचर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1997 के हमारे से पूछे गए, जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर था। अब इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल की जो अटेम्प्टेशन की तरीकाकार बन रहा था कि पहले तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर हल्का सा इंट्रोडक्शन जो है वो डेवलप करना था, जिसके अंदर हमने इसके बैकग्राउंड की बात करनी थी। थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो हमारे सिलेबस के अंदर 1992 की एक स्ट्रैटेजी भी मौजूद है, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ऑफ पाकिस्तान, तो उससे लिंक करके एक हल्का सा बैकग्राउंड जो है वो डेवलप करना था कि पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट्स का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और फाइनली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है बेसिकली 1997 का हमारे सामने आया। अब इस एक्ट के अंदर होने वाली डेवलपमेंट जो हैं वो बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे मायने रख रही थी, उनके ऊपर जो है हमने बात करनी थी, और वही इसके सेलेंट फीचर्स भी हैं। अगर आप देखें तो इस एक्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ बुनियादी काम जो है वो हुए, जैसे हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, जो फेडरल एजेंसी है, जिसका फोकस जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहता है। तो भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस पर्टिकुलर एक्ट की अंडर ही जो है वो हमने डेवलप की पाकिस्तान के अंदर। तो एज एन आउटकम, एज एन डेवलपमेंट, एज अ सेलेंट फीचर हमने इसके ऊपर बात करनी थी, इसके रोल्स के ऊपर, इसके फंक्शंस के ऊपर जो है हमने बात करनी थी। साथ ही साथ जो है इस एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल जो आपकी इम्पैक्ट असेसमेंट है, EIA है, जो कि मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का एक बेहतरीन टूल है हमारे पास, तो उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो है रूल्स जो हैं वो भी हमें इस पीपा एक्ट के अंदर जो है वो बेसिकली बनते हुए नजर आए, तो उसके ऊपर भी बात करनी थी। और फिर इसी तरीके से इसी एक्ट के अंदर जो है हमने पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल काउंसिल जो है उसको इस्टेब्लिश किया, जिसको हम बेसिकली पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल का नाम देते हैं, जिसकी अंदर लीड रोल आपकी सेटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेसिकली कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली उसका भी एक रोल है, उसका भी एक फंक्शन है, उसकी भी कुछ पावर्स हैं, तो उसके ऊपर जो है वो हमने बात करके सवाल को हमने कंक्लूड करना था। सो ओवरऑल अगर देखें तो ये सवाल जो है आपका चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि हर साल जो है इस पार्ट में से सवाल जो है वो आने के चांसेस रहते हैं। एज इट इज़ टॉपिक तो जो है ये रिपीट नहीं हुआ, लेकिन जो है वो आपकी चैप्टर्स के अंदर से जो है वो बेसिकली सवाल जो है वो हमें देखने को मिला है। अब इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको लेके आ जाए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। अगर मैं ये कहूँ कि ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 को मिला के एक सवाल जो है वो बनाया गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे एग्जामिनर ने जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को और हैबिटेट लॉस को विद द बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर मौजूद है, जिसमें आप एयर पोल्यूशन भी शामिल करते हैं, जिसमें आप वाटर पोल्यूशन भी शामिल करते हैं, जिसमें आप जो है वो लैंड पोल्यूशन भी शामिल करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है
आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर या ओवरऑल जो दुनिया के अंदर लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं उनके ऊपर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब आपने सवाल को शुरू करना था तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर एक हल्की सी हमें जो है वो उसके ऊपर एनलाइटन करना बनता था। फिर उसके बाद जो है हमने बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है उसके ऊपर हल्की सी डिस्कशन हमारी बनती थी और उसके साथ हमने बेसिकली कनेक्ट करना था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को एज अ कॉज टू द बायोडाइवर्सिटी लॉस करके हमने बात करनी थी। अब इसमें मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो भी आपके कोट हो सकते थे, जो हम ड्यूरिंग द क्लासेस जो है वो कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स की इस नीड को जो है वो विद रेफरेंस जो है वो बेसिकली कवर करवाया जा सके। सो ओवरऑल देखें तो ये सवाल भी एक प्रॉब्लम के ऊपर बेस कर रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 2-3 प्रॉब्लम्स को मिला के एक सवाल को जो है वो डेवलप किया गया है तो गलत नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज बेसिकली अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज तो वैसे हमारे पास बड़ा एक टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज में जो फोकस हमारे एग्जामिनर का रहा वो मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन मेजर्स के ऊपर था, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर एक हल्का सा पहले हमने इंट्रोडक्शन जो है वो डेवलप करना था जहाँ पे हम प्रॉब्लम को ओपन कर सकें और हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो इसकी मिटिगेशन और अडेप्टेशन के ऊपर था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अक्सर बताया भी जाता है और जो आपको करने की ज़रूरत भी थी कि मिटिगेशन और अडेप्टेशंस को अलग अलग करना था। मिटिगेशन एज अ टर्म जो है हमारे पास एक सेपरेट चीज़ है, अडेप्टेशन एज अ टर्म जो है बेसिकली हमारे पास सेपरेट चीज़ है। और यहाँ पे अगर हम इस सवाल को देखें तो इस सवाल में स्पेशल एम्फेसिस जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को ही दिया गया था क्योंकि रिस्क इंडेक्स जो है उसके अंदर पाकिस्तान जो है टॉप 10 के अंदर जो है फॉल कर रहा है। और इसी चीज़ को इस सवाल के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया गया कि भाई पाकिस्तान जो है वो आपका रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है उसके अंदर जो है वो इफेक्टिव्स की लिस्ट में ज़्यादा जो है वो ऊपर नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने जब इस सवाल को अटेम्प्ट करना था तो अडेप्टेशंस एक तो है साइंटिफिक, दूसरा है आपके सोशल लेवल के ऊपर, तीसरा है आपके इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। सो आपने सोसाइटीज को भी लेके आना था कि सोसाइटीज के अंदर किस किस्म के अडेप्टेशंस को हम लेके आ सकते हैं। हम जो है वो अपनी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या उसकी साइंटिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको हम यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं। सो ओवरऑल एक बेहतरीन सवाल मैं कहूँगा जो पूछा गया एग्जामिनर की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जो है वो सारी दुनिया के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज और उसकी बिलखसूस उसकी जो मिटिगेशन मेजर्स हैं, उसकी जो अडेप्टेशन मेजर्स हैं उसके ऊपर जो है वो बात होती हमें नज़र आ रही है। और इस सवाल की अगर मैं बात करूँ कि ये सवाल किस चैप्टर में से या किस एरिया में से पूछा गया है तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड हमें नज़र आता है जी क्लाइमेट चेंज की तरफ। क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा एक हमारे पास एक एरिया, एक पूरा एक चैप्टर जो है मौजूद है जिसमें ऑब्वियसली उसके कॉजेज भी हैं, उसके इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन इस बार उसने कॉजेज और इफेक्ट्स पूछे नहीं थे तो वी वर बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन एज पर नीड ऑफ द क्वेश्चन। तो उसका फोकस जो है वो मिटिगेशन और अडेप्टेशन मेजर्स की तरफ था। अब इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर पूछा गया, दैट वाज आस्क्ड अबाउट सॉलिड वेस्ट कि जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए हमारे पास सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल ऑब्वियसली पहले सॉलिड वेस्ट के ऊपर हमने एक ओपनिंग लेनी थी कि सॉलिड वेस्ट क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी सोर्सेज क्या हैं, उसकी टाइप्स वगैरह क्या है, उसके ऊपर एक हल्का सा बैकग्राउंड जो है, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन जो है वो डेवलप करने के बाद जो है हमने जाना था मैनेजमेंट की तरफ। और मैनेजमेंट में वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो जब हमारे से पूछ रहे तो इसमें ऑब्वियसली हमने पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिस्कस करना था, लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस जो था वो हमारा प्रैक्टिसेस के ऊपर, बिलखसूस जो आपकी इंसिनरेशन की प्रैक्टिस है, बिलखसूस आपकी जो लैंडफिलिंग की प्रैक्टिस है, बिलखसूस आपकी जो कंपोस्टिंग की टेक्निक हमारे पास मौजूद है, तो उनके ऊपर हमने ज़्यादा जो है वो बात करनी थी, जिनको हम वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स का नाम भी देते हैं। ओवरऑल उससे पहले जो है हमने कलेक्शन जो है उसको कैसे करना है, कलेक्शन की नीड्स क्या हैं, रिकवरी प्रोसेस क्या है, रिकवरी प्रोसेस की नीड्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के बाद जो है हमने उसकी डिस्पोजल टेक्निक्स, जो सस्टेनेबल हमारे पास टेक्निक्स इस वक्त आपकी दुनिया में मौजूद हैं, जो दुनिया में फॉलो की जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आ रही हैं किसी ना किसी सूरत में, बट बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वी आर लैगिंग बिहाइंड, तो हमें बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत भी है। तो
तो ये प्योरली जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब मैं अगर एरिया की बात करूं, चैप्टर की बात करूं, तो ये सवाल जो है वो आपका चैप्टर नंबर 8 जो है, जो कि लास्ट पोर्शन बनता है हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस का, वहां से पिक किया गया। और एट द सेम टाइम ये कोट करता चलूं कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी ये टॉपिक मौजूद है। तो ये एक ओवरलैपिंग जो है जनरल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस की भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं ये कहूं कि एक ही पेपर में एक टॉपिक 2 बार रिपीट हुआ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज आल्सो अबाउट बायोडाइवर्सिटी लॉस। लेकिन इस बार उसने एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर क्योंकि कनेक्ट कर लिया था, तो इस बार उसने ओवरऑल पूछा कि पहले तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है और उसके कॉजेज और इफेक्ट्स के ऊपर जो है वो बात की है। अब ऑब्वियसली कॉजेज में हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशंस भी आती हैं, लेकिन इसके अलावा भी और हमारे पास कॉजेज हैं वन बाय वन, जो हम काफ़ी हद तक जो है क्लास के दौरान जो है 10-12 कॉजेज जो है वो बेसिकली इसके ऊपर बात करते हैं। सो कॉजेज को हेडिंग्स में हमने पैराग्राफ्स में लिखना था, उसकी इफेक्ट्स को हमने पैराग्राफ्स में लिखना था, और बिलखसूस इफेक्ट्स को हमने उसकी जो वैल्यू है, बायोडाइवर्सिटी की जो वैल्यू है, बायोडाइवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंस है, उसके साथ हमने कनेक्ट करके जो है इस सवाल को अटेम्प्ट करना था। तो अगर मैं बात करूँ कि ये सवाल कौन से चैप्टर से आया हुआ है, तो ये भी आपके जो चैप्टर नंबर 2 है एनवायरमेंटल साइंस का, उसके अंदर जो है बेसिकली ये सवाल गिवन है, ये टॉपिक गिवन है। और अगर मैं बात करूं तो चंद एक टॉपिक्स ऐसे हैं एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जो कि बार बार रिपीट होते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी इज अ टॉपिक जो आपके पिछले 5-6 सालों में अगर देखें तो 2 से 3 बार जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से सवाल आ चुका है। सो इट वाज अ रिपीटिशन हियर एज वेल। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी रिपीटिशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मौजूद है पेपर के अंदर, जो बेसिकली दिया गया, दैट वाज ऑल अबाउट कि आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर सवाल पूछा गया। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट उससे पूछा यही हमारे से कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आगे उसने उसके गोल्स पूछे हैं, और आगे उसने पूछा कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। इसको हम अक्सर एसोसिएट भी करते हैं एनवायरमेंट के साथ या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। अब जब एनवायरमेंटल साइंस का हम सिलेबस शुरू करते हैं या उसके टॉपिक्स को अगर देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नजर आता है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अंदर, जो कि 1987 की प्रोडक्ट है, जो कि सेपरेट टॉपिक के तौर पे मौजूद है। तो यहाँ पे उसी को लेके हमने एक बैकग्राउंड डेवलप करना था और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना था, उसके लेवल्स को हमने डिफाइन करना था, उसकी जो स्कोप है उसके ऊपर बात करनी थी, उसके जो डायमेंशंस हैं, जो 3 डायमेंशन थी, सोशल है, इकोनॉमिक है और उसके साथ एनवायरमेंटल डायमेंशन है, उसके ऊपर बात करने के बाद उसके गोल्स के ऊपर। अब गोल्स की अगर हम बात करें तो एक तो चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है सवाल के अंदर कि भाई इस सवाल के अंदर पूछा कि एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसके साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं। तो क्यों एसोसिएट करते हैं? अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है या ओवरऑल एनवायरमेंट जो है, तो दैट इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद द that is strongly linked with the social setup। तो जब सोशल आप एस्पेक्ट जो है शामिल करेंगे, सोशल सतह के ऊपर प्रैक्टिसेस जो है उनको आप बेहतर करेंगे, जब आप इकोनॉमी या इकोनॉमिक कंसीडरेशंस को सामने रखेंगे जो ऑब्वियसली हाईली डिपेंडेंट अपॉन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो भाई सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन और इसकी इन्वायरमेंटल डायमेंशन को देखते हुए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के ऊपर, और गोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सवाल को अटेम्प्ट करते हुए भी ऊपर मेंशन करना लाजिम हो रहा था, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हर बार बात हो रही है, हर जगह पे बात हुई है। 1987 के बाद 1992 अर्थ समिट जो हुआ उसके अंदर भी आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई आपके 2016 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो इस वक्त आपकी एक ऑनगोइंग कमिटमेंट है, यूनाइटेड नेशंस उसको लीड कर रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को मिला के हमने सवाल को अटेम्प्ट करना था, और फोकस वॉज प्योरली ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फोकस वाज प्योरली ऑन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको हमने लिंक करना था विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एक आसान सा आपके पास ओवरऑल जो पेपर था बड़ा एक इजी गोइंग पेपर था, और स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा मसला जो है वो हुआ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था। न सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स, इससे अगर आगे बढ़ें तो जो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास दैट कंसिस्ट ऑफ कि उसने इस बार जो है, अगर हम पास पेपर्स को देखें तो पास पेपर्स में आपके पास नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा होते थे, 6 चीज़ें जो है वो पूछी जाती थी और 6 में से 4 के ऊपर जो है हमने जवाब देना होता था, यानी शॉर्ट नोट्स का एक सवाल जो है वो हमें देखने को मिलता है।
लेकिन इस बार जो है हमने देखा कि भाई इस बार 3 टॉपिक्स पूछे गए और 3 में से कहा गया कि इस बार 2 के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखें, यानी कि हर एक शॉर्ट नोट जो है दैट कैरिड अबाउट 10 मार्क्स का आपका एक शॉर्ट नोट जो है वो बन रहा था। अब शॉर्ट नोट्स की जो जिन चीज़ों के ऊपर पूछे गए उनमें से अगर बात करूं तो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो है वो हमारे से पूछा गया, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जनरल साइंस के अंदर भी एज अ टॉपिक मौजूद है, एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल के अंदर भी एज अ टॉपिक मौजूद है। तो भाई इस टॉपिक को अगर आप देखें तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव्स के ऊपर बात करता है, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ इंटरनेशनल ट्रीटीज मौजूद हैं, तो वहां से सवाल को बेसिकली पिक किया गया। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। अब ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, आपको बताना था कि ये ट्रीटी जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये ट्रीटी क्यों डिजाइन हुआ, ये ट्रीटी कब डिजाइन हुआ, इस ट्रीटी के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई, इस ट्रीटी के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट्स आपकी होती हुई नजर आई, अगर ये नाकाम हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है तो आपने उसके ऊपर बात करनी थी। यूजुअली वी सी के आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है इट मैट विद फेलियर, तो भाई नाकामी की वजूहात हमने बतानी थी उसके ऊपर। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर शॉर्ट नोट जो है वो हमने ड्रॉ करना था। उसके बाद जो है अगर हम देखें शॉर्ट नोट्स के तौर पे जो चीज़ पूछी गई दैट वाज अबाउट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, जो कि जनरल साइंस में भी है, और साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग। अब ये 2 टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं। पहले तो हमने बात करनी थी कि GIS क्या है, पहले हमने बात करनी थी कि रिमोट सेंसिंग क्या है, फिर हमने देखना कि GIS की कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर हमने देखना था रिमोट सेंसिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर हमने देखना था कि GIS इसका रोल क्या है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, कहाँ पे इस कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखना था रिमोट सेंसिंग जो है उसका रोल क्या है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, और इसको हम कहाँ इन पर्पसेस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बड़ा एक आसान सा एक शॉर्ट नोट जो है वो GIS और रिमोट सेंसिंग के ऊपर पूछा गया, और जनरल साइंस के अंदर भी ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो मैं कहूँगा कि इटसेल्फ पूरे के पूरे CSS के अंदर ये रेपिटेशन थी। ना सिर्फ ये इसके बाद अगर हम आखिरी चीज़ को मेंशन करें जो कि शॉर्ट नोट के तौर पे हमारे से पूछी गई, दैट वाज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात की गई। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमने लिखना। जैसे अगर बात करें तो आपके ISO की जो काफ़ी सारे हमारे पास रूल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ISO की सर्टिफिकेशंस हैं इसके ऊपर। तो भाई यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को एक तो हमने इंट्रोड्यूस करना था। इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने बताना था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर हमने बात करनी थी। यानी ओवरऑल ये एक सिस्टम है जो कि ISO इसको डील करता है, एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, उसको मेंशन करते हुए जो है हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमने लिखना था। तो भाई अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की कि शॉर्ट नोट कहाँ से पूछें, तो रिमोट सेंसिंग GIS ये भी चैप्टर नंबर 8 से है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करूँ तो ये भी चैप्टर नंबर 8 से है, और इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि चैप्टर नंबर 7 से हमें जो है वो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब ओवरऑल इन सवाल जो है ये सारे के सारे कोड करने के बाद अगर मैं अपना एक एनालिसिस इसके ऊपर ड्रॉ करूँ, देखें पहली चीज़ जो हमें इस पेपर को देख के नज़र आती है कि पेपर जो है वो कोई ख़ास मुश्किल नहीं था, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक ईजी गोइंग पेपर था। बड़ी डिस्क्रिप्टिव नेचर की चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हमारे से पूछी गई हैं, और यहाँ पे एक बेहतरीन जो मैं बात कहूँगा कि आपके 2 से 3 सवाल जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है पास पेपर्स में भी पूछे जा चुके। जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये भी रिपीट हुआ। जब बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर 2 सवाल आए 20-20 नंबर के, ये भी रिपीट हुआ। GIS और रिमोट सेंसिंग था तो ये पास पेपर्स में भी, बल्कि 2 CSS 2022 के अंदर भी हमें रिमोट सेंसिंग जो है शॉर्ट नोट देखने को मिला। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को इस बार कनेक्ट किया गया बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो भाई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे पास जो कि आपके तकरीबन हर साल जो है वो रिपीट होती भी नजर आती हैं। लास्ट ईयर भी अगर आप देखें 2022 के अंदर तो आपके पास एयर पोल्यूशन के ऊपर जो है विच इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें देखने को मिला था। सो ओवरऑल जो है एक बड़ा एक इजी गोइंग पेपर था जी, और इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑलरेडी हमने लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए हुए थे वो आपके सफिशिएंट आ रहे थे। जो रीडिंग मटेरियल जो स्टूडेंट से हमने शेयर किया हुआ था वो सफिशिएंट आ रहा था। बाकी जो है इसको अटेम्प्ट करने का जो प्रैक्टिस है, तरीकाकार है, वो बेसिकली आपकी एक स्किल होती है विच यू हैव टू लर्न। जो आपकी प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं और टाइम के साथ साथ जो है वो आप सीखने की कोशिश है वो कर रहे होते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल जी, जो कि CSS 2023 का एक क्वेश्चन पेपर जो है वो हमें देखने